गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है 27 दिसंबर को बीपीएससी का प्री होगा, उसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह देखिए, 53वीं से 55वीं की बीपीएससी का प्री जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि ऐसा क्यों, कारण बताइए। क्योंकि यह शुभ दिन था? नहीं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इतना याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं व 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में देखिए तो भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ ही, मतलब यह क ख ग या ABCD की तरह जोड़ दिया गया है। अतः संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, जो आज बढ़कर अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। बाकी कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय संविधान में है तो 395 क्या है तो अनुच्छेद नहीं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको आर्टिकल कहेंगे। तो लेकिन 395 से अधिक है तो 400 कह सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ मिलान करना है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में सबसे अधिक है, तो पहले 97 था, बढ़ गया है। राज्य सूची में 47 सही है, समवर्ती सूची में 66 है। क्या ऐसा सही है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर बी होगा, यानी यहाँ देख लीजिए सिंपल। संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में 66 और समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में 47 है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इनको सही शब्द का विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी कि जो प्रियम्बल है ना, उसी को सही शब्द में बताना है कि कैसे इसका सही मिलान होगा। सिंपल याद कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें सार्वभौमिक, और उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पर सार्वभौमिक है, फिर धर्मनिरपेक्ष इंदिरा गांधी जोड़ दी, उसके बाद प्रजातांत्रिक होगा और अंत में समाजवादी। तो यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। याद कीजिए, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात है। और इसमें प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाना है तो सिंपल साधारण बहुमत है। और यह नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती, यानी जो नया राज्य बनेगा वह 368 के तहत उसको नहीं लिखा जाएगा। और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4 के क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब भारतीयों को प्राप्त हैं और बाकी जो है वो भारतीय और विदेशी सबको समान रूप से प्राप्त हैं। तो गैर नागरिकों को नहीं है और भारतीयों को है।
तो कानून के समक्ष समता, ये तो भारतीय भी होंगे और विदेशी भी होगा, अतः दो को काट दीजिएगा तो बचा कौन, ए और बी। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो क्या विदेशी सब कुछ बोल सकता है, क्या आपको लगता है? हाँ, बोल सकता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह भी सही है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें कुछ डाउट है, यहाँ देखिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी क्या पूछा कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करना जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29, 30। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह 19 में आएगा, अतः यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। और उसके आगे कौन, अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो इससे यह केवल भारतीय है, ये कितने नंबर आएंगे, 29 नंबर। लेकिन कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यह विदेशियों को भी बराबर प्राप्त है। ऐसा नहीं कि वे भारत में आएंगे और हम लोग उनका सरकलम कर देंगे, गलत बात है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए किसमें होगा, तो यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसको रिलेट किया जाएगा, यानी 19(1) का क्लॉज नंबर ए। और आगे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 की बात है। और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी तो मौलिक अधिकार है। और मकान का अधिकार, यह तो मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन सूचना का अधिकार, यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अतः यह भी मूल अधिकार हो गया। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार हो गया, अतः ए और सी यानी सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशी सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध है। भाग 4 की बात हो रही है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता यह भी है, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो हो, लेकिन छोटे परिवार का मानदंड ऐसा आगे दिया हुआ कहीं तो 62 का बी होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। छोटे परिवार का मानदंड नहीं है। वहीं इसमें 1 और 2 और चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यह भी डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(ग) में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि 350 के क में, कहाँ 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन की बात है 1976 में। और यह संविधान में कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क के तहत इनको जोड़ दिया गया सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कैसे, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी
और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन हो जाएंगे। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो अभी के जो राष्ट्रपति हैं वो 13वें हैं, तो वे 12वें नंबर की थी। आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह पहले क्या होगा? तो संसद में दोनों में पेश होता है, अंत में जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेंगे या सहमति देंगे तभी तो वह अधिनियम बनेगा। इसका उत्तर कौन होगा? तो बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। और एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम था। अभी के राष्ट्रपति 14वें नंबर पर हैं, तो वे उनका क्रम 13वां था। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो कौन लेगा? तो नियंत्रण एवं कौन होगा? यहाँ देखिए अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 88 में उसके बारे में लिखा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसन्न अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) मतलब वह मत नहीं देगा, यह अनुच्छेद 88 में लिखा है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदर्शन अपना पद धारण करता है, यह अनुच्छेद 76(4) में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन? तो महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह तक उसके कार्यवाही में भाग न ले। तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के क्लॉज 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए अस्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या क्या होगा बताइए? तो इसमें 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 में क्या कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। कहाँ लिखा है? तो 80 नंबर अनुच्छेद में है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ देखिए समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। तो 81(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सदस्य। कौन होता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है? वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और कहाँ लिखा है? यहाँ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा की शक्ति नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। जब शक्ति नहीं है तो शुरुआत कैसे होगा? लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और आगे देखिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। क्या इसका सही गलत है? तो यही देखिए कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में पेश होगा। लेखानुदान बना है तो लेखानुदान क्या है? तो यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। तो यानी अगर सरकार बजट पारित न कर सके तब क्या होगा? तो उसके लिए लेखानुदान मांग पेश किया जाता है। तब तक जो आवश्यक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, बस इसीलिए लेखानुदान मांग पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष में से कोई रकम निकाली जा सकती है। पर यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए तो या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। यह आर्टिकल 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो कहाँ करती है? तो यह लोकसभा के स्पीकर को लोकलेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। ये तो हर कोई जानता है। और इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें कुल मेंबर 22 होंगे, जिसमें 15 लोकसभा के और राज्यसभा के 7 होते हैं। उसका काम क्या है कि लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर क्या होगा? लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो कि 1967-68 से परंपरा में है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। क्या ऐसा सही है? देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ का सुनवाई कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ मार्शल के साथ किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यानी इसमें सी गलत है। सशस्त्र सेना अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार में राज्य में राज्यपाल और केंद्र में कौन होगा? तो राष्ट्रपति। यहाँ देखिए, आर्टिकल नंबर 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। और इनका एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है
और इसे पहले अगर छोड़ना चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 217 एक साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं, यहाँ देखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को का 2/3 द्वारा, कितना, 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है या किनके दिमाग की उपज है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय की। और कब शुरू हुआ? 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। और उसका उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन थे। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 352, याद कर लीजिए, आर्टिकल 352। थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त उसमें क्या था? 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन में जो 1978 में जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 355 में क्या है कि संघ का यह कर्तव्य है। अब संघ का क्या कर्तव्य है देखते हैं।